नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। राजनीति एक ऐसा शब्द है जिसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। चाहे वो हॉब्स की बात हो, चाहे वो लॉक की बात हो, या फिर रूसो की हम बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच समय समय पर हमें राजनीति का अलग अलग रंग और अलग अलग चेहरा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें आज के युवाओं की, तो बहुत कम पढ़े लिखे युवा हैं जो राजनीति में आकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो राजनीति का रास्ता है वो उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और शायद आज बहुत से लोगों के लिए वो एक आइडियल है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे बीच मौजूद दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र नेता और वर्तमान में उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति उत्तराखंड सरकार दीप्ति रावत भारद्वाज जी की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। जी धन्यवाद। मैम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपके लिए राजनीति की परिभाषा क्या है? मतलब कहना मैं ये चाहता हूं कि राजनीति में आप क्यों आई हैं? देखिए, राजनीति में आने का इंटेंशन नहीं था मेरा कभी भी। जब स्कूल में थे या वैसे थे तो कभी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि राजनीति करेंगे या पॉलिटिक्स में आएंगे। वो अलग तरीके से देखते थे। घर में ज़रूर एक सामाजिक माहौल था हमारे, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर काफ़ी सामाजिक कार्य करता रहे हैं, समाज में काम करते रहे, माताजी भी रही हैं और संघ में जरूर हमारे घर से सब लोग काम करते हैं। आरएसएस की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें सब लोग एक्टिव रहे, उसमें काम करते रहे। मैं भी जब कॉलेज में जैसे ही मैं आई तो कॉलेज में आते ही मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ जो हमारे कार्यकर्ता थे उनसे जुड़ी, उनसे मेरा जुड़ना हुआ। उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट जैसे ही मैं करने लगी तो कहीं ना कहीं जब संगठन में आप काम करते हो और आप जिस पृष्ठभूमि से होते हो, तो जब मैं एबीवीपी में काम करती थी तो उनको लगा कि काफ़ी डेडिकेटेड कार्यकर्ता, डेडिकेटेड रूप से डेडिकेशन था है, मतलब काम करती है। तो फिर मुझे सीधे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव, जिसके लिए कि बहुत चुने जाते हैं, मतलब नाम बहुत होते हैं, हर व्यक्ति नहीं लड़ पाता, तो वो चुना गया। किसी ने मुझे नहीं पता कि कैसे वो चुनाव हुआ मेरा, लेकिन वो आप चुनी गई। वो संगठन ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो ये और मैं चुनाव लड़ी। तो आप ये मानते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव था वो जीतना आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे पहले तक हमने बहुत ज़्यादा कोई मैंने जैसे आपको कहा कि समाज के लिए तो काम किया है, लेकिन उसके अलावा कभी पॉलिटिक्स वाला चीज़ें ऐसे नहीं करी थी, राजनीति नहीं करी थी। लेकिन फिर उसके बाद मैं चुनाव लड़ी स्टूडेंट्स यूनियन का, और सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीत कर भी आई यूनिवर्सिटी में। लगभग मेरा 5000 से ज़्यादा का मार्जिन था। 5000 से ज़्यादा प्लस मार्जिन था। मैं ये कहूँगा कि ये शायद उत्तराखंड के लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप चाहो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकती है। मैं पहली लड़की हूँ ऐसी जो कि उत्तराखंड की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक चुनाव डूसू का जो लड़ी है और जीती है। वरना अब तक मुझे लगता है पहाड़ की जो लड़कियां, क्योंकि वहाँ पे वर्चस्व थोड़ा लोकल लोगों का ज़्यादा रहता है। अब क्या है कि यहाँ से हम जाकर और कोई वहाँ पर लड़े चुनाव या वो अपना कुछ बनाए, वो उसके लिए मतलब एक हिम्मत मैं कहूँगा हिम्मत चाहिए। आसान नहीं है, लेकिन उसका होने का कारण एक और है कि समाज के लोगों ने और अपने लोगों ने बहुत साथ दिया। मतलब वो कहीं भी वैसे किसी भी चीज़ को बिलोंग करते हो, किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, लेकिन जब छात्र संघ का चुनाव था तो सबने एकजुट होकर आपका साथ दिया। मैम, जैसा कि आप छात्र राजनीति में रह चुकी हैं और छात्रों की मनोदशा को भी आप शायद भली भांति समझती होंगी। अभी जो कोरोना की वजह से जो हायर एजुकेशन के जो छात्र हैं उनसे आप क्या कहना चाहती है? क्योंकि एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि सरकार शायद मेरा जो मानना है कि सरकार भी नहीं समझ पा रही है कि वास्तव में डिसीजन क्या दिया जाए, छात्रों को कैसे समझाया जाए। तो आप क्या कहना चाहती हैं? अगर आप हमारे स्टूडेंट से कुछ कहना चाहती हैं इस समय जब एक निगेटिविटी लगभग मुझे लगता है कि छात्रों में आ चुकी है, ज्यादातर छात्रों में। देखिए, मैं इसमें कहूँगी कि पहली बात तो नेगेटिविटी आने का कोई सवाल होता ही नहीं, क्योंकि वो तो एक हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं जब आप
आप बाउंड हो जाते हैं, आप घर में हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे आप काम के लिए जाना चाहते हैं, आप काम के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। जो जितना लोग कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम वो कर रहे हैं, लेकिन जिनको बाहर जाके करना है अब वो शुरू हुआ है, वो तो अनलॉक क्योंकि वो शुरू हो ही गया है, तो वो धीरे धीरे उनका भी जाना धीरे धीरे ढर्रे में आएगी। बिल्कुल वो जाना शुरू हुआ है। लेकिन जहाँ तक कॉलेजेस की बात है या जो शिक्षक हमारे हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ शिक्षा होती है, हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ की बात है, तो वहाँ अभी इसको शुरू करना, बच्चों को बुलाना या क्लासेस शुरू करना, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए शिक्षक आ रहे हैं, उनके लिए स्कूल कॉलेज आना ज़रूरी है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स को हम इस मौके पर तो नहीं बुला सकते हैं। लेकिन अब उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो किस तरीके से एग्ज़ाम लिए जाएंगे, इसके लिए सरकार बहुत ही संवेदनशील विषय है ये, तो उस पर निर्णय भी उस तरीके से किया गया है। जबकि इसका निर्णय हो सकता था, वाइस चांसलर भी अपने आप बैठकर अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ का ले सकते थे, लेकिन हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उन्होंने और मुख्यमंत्री जी ने साथ में बैठकर मिलकर, वाइस चांसलर मैं भी स्वयं उस बैठक में थी, हम लोग सब थे, तो उस पर बैठकर ये निर्णय लिया कि किस तरीके से एग्जाम होने चाहिए स्टूडेंट्स के। क्या उनको इन पर्सन वहाँ पे बुलाना चाहिए, फिजिकली जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए, या हम ऑनलाइन उनका लेंगे, या जैसे भी है, प्लान ए प्लान बी, इस तरीके से। मैं बस आपने ये बात कही तो एक सवाल और उठता है कि कोरोना महामारी है, उसके लिए सारे स्टूडेंट बराबर है, तो क्या फाइनल ईयर के बच्चों को फिजिकली बुला के क्या इस समय सही है? क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की ही बात करूं या देहरादून की बात करूं, तो उत्तराखंड के आसपास के कॉलेजों में लगभग 25,000 स्टूडेंट हैं जो बाहर का है। तो क्या इस निर्णय से आप सहमत हैं या फिर सरकार इसमें भी कुछ बदलाव कर सकती है? देखिए, आपका मानना बिल्कुल ठीक है कि लगभग इतने स्टूडेंट्स बाहर के हैं और वो बाहर से आएंगे, लेकिन उसका भी एक दायरा किया है, एक नियम तय किया है। जैसे हमने एग्जामिनेशन तय किए हैं कि अगस्त में होंगे, तो अगर अगस्त एंड में एग्जामिनेशन शुरू होंगे तो उनको लगभग 20 दिन पहले, 15 दिन पहले, लगभग 1 अगस्त और फर्स्ट वीक में कहा है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, जैसे कॉलेजेस में बहुत सारे हमारे जो कॉलेज हैं वो क्वारंटीन सेंटर्स भी हैं, तो जहाँ जहाँ ऐसा व्यवस्था है उसको खाली कराई जाए, उसको प्रॉपरली एक दिन में नहीं, मुख्यमंत्री जी का कहना था कि उसको एक दिन में नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, उसको आराम से 3 दिन लगाकर उसको पूरा सैनिटाइज किया जाए स्टूडेंट्स के आने से पहले, और सैनिटाइज करने के बाद उनको अगर वहाँ रहना है तो उनको 15 दिन वहाँ पर पहले जो बाहर से आ रहे हैं उनको रखा जाए, या फिर उनको ये कहा जाए कि आप अपना कोरोना का टेस्ट आप अपने जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से अगर आप करा के आएंगे तो आप क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा, वो भी चल सकता है, तो वो भी करा के आ सकता है। सरकार सोच समझ के कदम उठाएगी, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि ये महीना जो जुलाई का मंथ है ये कैसा जाएगा। अगर सिचुएशन और ज़्यादा थोड़ी और वर्स होती है, खराब होती है, केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, तो हो सकता है हम प्लान बी पर भी जाएं, हम ऑनलाइन भी एग्जामिनेशन ले लें, क्योंकि और भी दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे JNU है, JNU ने अपने बच्चों को कहा, स्टूडेंट्स को कहा कि आप एग्जामिनेशन, आप ये आपके क्वेश्चन पेपर है, आप इसको हमें आंसर शीट्स को या तो मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज दीजिए, या आप अगर फिजिकली आप इसको पोस्ट करना चाहते हैं, आपके यहाँ नेट कनेक्शन है ही नहीं, तो आप इसे पोस्ट भी कर सकते हैं आंसर शीट में लिखकर, तो वो भी कर दीजिए। वो चीजें सोच समझ के आगे बढ़, क्योंकि देखिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि ये एक आए दिन ऐसी चीजें नहीं होती कि हमें थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं हमारे, उन पर थोड़ा सा भरोसा भी करना पड़ेगा, जिसको हम ओपन बुक सिस्टम कहते हैं, कि हम कहें कि अगर हम क्वेश्चन पेपर घर पे दे दें तो बच्चे तो अपना बुक में देख के लिख लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा उन पर विश्वास करना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखिए सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा एक अलग सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है सभी के लिए। और जहाँ तक कंफ्यूजन की बात आपने कही कि सरकार में अभी निर्णय में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चाहे केंद्र की सरकार है, प्रदेश में, क्योंकि देखिए ये ऐसी एक चीज घड़ी है जो सबके सामने, महामारी जो सामने आई है, जिसमें कि पूरा दुनिया, मैं कहूँगी, कंफ्यूजन में है। आप बड़े आप अमेरिका देख लीजिए, आप यूरोप की कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज देख लीजिए, हम तो उनसे काफ़ी बेहतर
स्थिति में है, मैं ये जी, कहूँगी। जी। जिस हिसाब से वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट है, जिस हिसाब से वहाँ हजारों और लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, मैं कहूँगी भारत की जो हमारी जो सरकार है हिंदुस्तान की, और हम सब ने उससे कम से कम उससे कुछ कंपैरिजन सीख कर करें तो हम हमने लोग बेहतर है। मैं मैम, कहूँगी। एक सवाल और है, अभी आपने एक निर्णय लिया है कि उत्तराखंड में जितने भी महाविद्यालय हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? मतलब इससे आपको लगता है, क्योंकि बहुत से विद्यालय, क्योंकि आपसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं उच्च शिक्षा उन्नयन समिति की, और शायद मुझे लगता है ये सवाल आपसे पूछना मेरा सही है कि अभी भी बहुत से महाविद्यालय हैं या विद्यालय हैं जहां बेसिक चीज़ों की कमी है। जैसे बहुत से, अगर हम कुमाऊं में जाएं या गढ़वाल में जाएं, कहीं पीने के पानी की कमी है, कहीं जो हमारी जो फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें टॉयलेट की प्रॉब्लम है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं अभी भी रोड वाला प्रॉब्लम है। तो क्या इस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से कुछ फ़ायदा मिलेगा इन स्कूलों को? देखिए, आपने जो बात कही ना, जी। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही जी। कि अभी तक की ये सिचुएशन थी कॉलेजेस की, जी। कि जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर वो कई बार एक एक कमरे में चल रहे जी, थे, जी, जी। किराए के कमरों में चल रहे थे। जी, जी। इससे पिछली जो सरकार है, जी। उन्होंने केवल घोषणा करने के लिए, अगर मैं कहूँ कि जहाँ पे जनता की डिमांड आई जी यहाँ कॉलेज खोलना चाहिए, जी। कॉलेज आपको महाविद्यालय दिया जाता है, परमिशन दे दी। उसके लिए ना तो कोई पैसा दिया है आपने, हाँ। ना कोई बिल्डिंग दी है आपने, कुछ नहीं दिया आपने, हाँ। और आपने कह दिया जी यहाँ महाविद्यालय खुलेगा। आपने किसी एक स्कूल की ही बिल्डिंग में उस महाविद्यालय को आपने खोल दिया 2 कमरों में। जी। तो अभी फिलहाल ऐसे कई महाविद्यालय चल रहे थे, ऐसे कई कॉलेजेस थे, लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार ने और हमारे माननीय मंत्री जी ने, धन सिंह जी ने इस पर बहुत एक चीज़ माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया जो आप कह रहे हैं, और एक 14 पॉइंटर्स बनाए उन्होंने कॉलेजेस के लिए, हम लोगों ने। और उन 14 पॉइंटर्स में हमने यही लिया कि क्या हर महाविद्यालय में साफ पीने का आरओ का पानी है कि नहीं, क्या यहाँ पर प्रॉपर गर्ल्स बॉयज और स्टाफ के लिए टॉयलेट्स हैं कि नहीं, क्या यहाँ पर कंप्यूटर्स, जितना मिनिमम एक कंप्यूटर होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर 500 बच्चे हैं तो वो 10 कंप्यूटर होने चाहिए, और उससे ज़्यादा है तो इतने होने चाहिए, एक नंबर है, वो है कि नहीं। यहाँ पर प्लेग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए वो है कि नहीं, या यहाँ पर लाइट की, मतलब आप कह रहे हैं कि जो हमने डिसीजन लिया है उसमें एक रिसर्च की है? वो रिसर्च नहीं की, मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉइंटर्स हैं जो हमने पूरे किए हैं, ये हम कंप्लीट कर रहे हैं कॉलेजेस में। अभी मेरा कई कॉलेज जो इंटीरियर के कॉलेजेस हैं जिनमें आप बात करें, जहाँ व्यवस्थाएं बहुत कम रहती है, पानी की आप अभी मैं आपको रोक रहा हूँ, चौबट्टा खाल, वहां भी आपने भ्रमण किया था शायद, तो मुझे लग रहा कि आप ग्राउंड लेवल पे काम करवा रही हैं। बिल्कुल, मैं नैनी डांडा जो बिल्कुल इंटीरियर का कॉलेज है, चौबट्टा खाल, थैली सेंट जो बहुत इंटीरियर में है, इन सब कॉलेजेस में मेरा, कई और भी कॉलेजेस में मैं गई, और हमने इसमें ये 14 पॉइंटर्स को हमको विजिट करना था कि इनमें से क्या क्या कॉलेजेस के पास लैब्स की फैसिलिटी, ये सब चीज़ें हमको देखनी थी कि ये है कि नहीं, और कितनी रिक्वायरमेंट है, जितना उन्हें चाहिए उतना फंड यहाँ से उनको अलॉट होगा और वो पूरी करे कॉलेज। मतलब कॉलेज में जो चीज़ें होनी चाहिए वो पूरी तरीके से हो, ये हमारी नीति है। हमारी नीति ये नहीं है कि कहने के लिए हम नए नए कॉलेजेस खोल दें, हम कह दें 100 थे आज हमने 200 कॉलेज कर दिए, लेकिन वो 200 कॉलेज कैसे हैं, वो एक एक कमरे में कॉलेज है। मतलब आपका कहना है कि आपने जो ये 14 पॉइंट डिसाइड किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर रहे हैं और उसका फायदा मिलेगा। और उसके बाद उसमें एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की जो बात है वो ये है कि अब क्योंकि ऐसा, जैसे कि मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया की जो बात कही, और डिजिटल इंडिया की बात कही, यहाँ पर बैंक खाते सबके खुलाए, जनधन खाते जब खुले थे जीरो बैलेंस पे, तो सबको लग रहा था कि इसकी क्या जरूरत है, जीरो बैलेंस कुछ है नहीं और खाते खुलवा रहे। लेकिन आज उसकी अहमियत पता चलती है कि चाहे वो किसान के लिए पैसा आता हो, चाहे पेंशन आती हो, हर चीज है, जितनी केंद्र से दी जाती है उतनी 100% अकाउंट में आती है। जी, इसकी मैं तारीफ नहीं, इसकी मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे और पहले इस जो मोदी जी की जो ये नीति थी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज फायदा उन्हीं लोगों को हो रहा है शायद जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। मैम, मेरा जो सवाल है एक,
अगर हम देखते हैं कि रेटिंग में उत्तराखंड के जितने भी कॉलेज हैं या जितने भी महाविद्यालय हैं, जब यूजीसी की रेटिंग बनती है उसमें 2-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ के मुझे लगता नहीं कि हमारी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है उसका कहीं भी जिक्र होता है। तो सवाल यह है कि क्या सिस्टम में कमी है या हमारे पास इतनी अच्छी फैकल्टी अवेलेबल नहीं है या फिर हम लोग उनको आगे उस तरीके से उस सिस्टम को चला नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसमें फैकल्टी की जहाँ तक बात है तो हमारे पास बहुत अच्छी और बहुत बेहतर मैं कहूँगी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट पीएचडी होल्डर्स यूनिवर्सिटी हमारे पास फैकल्टी है। फैकल्टी की कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मैं बात कहूँगी कि ऐसा नहीं है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी है और बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो नई बनी है, श्रीदेव सुमन है, उसका भी कैंपस अलॉट हो गया है, वो भी अपना कर रही हैं, तो वो तो अभी नई यूनिवर्सिटी बनी है। लेकिन जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कई बार क्या है कुछ चीज़ों के लिए हम एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो हम उस चीज़ की तरफ ध्यान बहुत नहीं देते हैं। लेकिन इस बार इस सरकार का ज़रूर ये फोकस है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग अगर हो तो वो भी एक अच्छे नंबर पे आए और देश में अगर रैंकिंग हो तो वो आए, क्योंकि लोग यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, आते हैं। एडमिशन होते नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के, इसलिए उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है जिनके गवर्नमेंट में नहीं एडमिशन होता है। तो आप देखिए उसके बावजूद लोग आना चाहते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन हाँ, कभी ना कभी ये ज़रूर, जैसे कभी हमें नैक कराना है या कोई कैंपस में उनका कराना है, तो उसके लिए थोड़ा कई बार हमारे पास ये हो जाता है कि संसाधनों की कमी थोड़ा बहुत कम होती है। लेकिन इस बार जरूर इस चीज पर ध्यान दिया गया है। ये सरकार, हमारी सरकार ने जरूर ये ध्यान दिया है, हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने इस पर जरूर फोकस रखा है कि नहीं, हमारे कॉलेजेस का भी एक अच्छा रैंक होना चाहिए और हमारी यूनिवर्सिटीज को भी एक अच्छे रैंकिंग पर आना चाहिए। उसके लिए जो जो संसाधन चाहिए वो सरकार उन्हें प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। वाइस चांसलर से ऐसी बातें हुई है और ये आगे मीटिंग हुई है, आपको जरूर दिखेगा। मैम, आज का ये आखिरी सवाल, आप सवाल नहीं कहिए इसे, एक संदेश आप उत्तराखंड की खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि आप एक बहुत सी लड़कियों के लिए, मैं शुरू में बोल चुका हूं, एक आइडियल हैं, तो उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लड़कियों की जहां तक आपने बात कही, तो जो लड़कियां हैं उत्तराखंड की खास तौर पे मैं कहूँगी, तो यहाँ पर तो महिलाओं ने इस प्रदेश को बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। और बनाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि यहाँ गौरा देवी जैसी महिला हैं, यहाँ पे बचेंद्री पाल जैसी महिला यहाँ से निकली हैं, यहाँ पर बसंती बिष्ट जी भी हैं, जागर सम्राट बसंती बिष्ट जी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर तो और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत कई अचीवमेंट, बहुत अच्छी अचीव करी हैं, एक मुकाम लिया है। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो तो घर भी चलाती हैं अपना और बाहर भी देखती हैं। अगर आप पहाड़ की महिला को देखेंगे तो वो तो बहुत हार्ड वर्किंग महिला है, जो अपना घर भी, बच्चों को भी देखती है, जो अपने बूढ़े बड़े जो घर पे लोग हैं उनको भी संभालती है, और जो बाहर का, जो खेतों का काम है, जो अपने जानवरों का काम है, वो भी करती है। तो यहाँ की महिला बहुत हार्ड वर्किंग है। तो लेकिन मैं कहूँगी कि हार्ड वर्किंग के साथ साथ आज जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना। तो अपने निर्णय खुद करें, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कहूँगी कि ये लड़कियों को थोड़ा सा अपने आप में एक जो कॉन्फिडेंस है वो बना के रखें और अपने डिसीजन, अपने निर्णय स्वयं करें। जो भी अच्छा निर्णय है, बुरा निर्णय है, उसका ओनरशिप भी खुद ही लेनी चाहिए। तो वो अगर स्वयं करेंगी तो उन्हें अपने काम में करने में भी उनको मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, मुझे लगता है, और आगे अच्छे मुकाम हासिल करेंगी यहाँ की लड़कियाँ, मैं यही कह सकती हूँ। मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी दीप्ति रावत जी, जिनसे हमने उच्च शिक्षा के विकास के संबंध में भी बहुत सी बातें की और बहुत सी बातें उन्होंने बताई कि कैसे हम जो उत्तराखंड का जो हायर एजुकेशन जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए हम काम कर रहे हैं। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।